चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। क्या है आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन तथा अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक एक का चलेंगे दोस्तों क्या डिटेल। ये आदर्श विलयन की बात करें तो पहले जरा परिभाषा समझ लेते हैं। कहता है क्या, वह विलयन जो सांद्रण तथा ताप के संपूर्ण परास्ते राउल्ट के नियमों का पालन करता है। समझेंगे पूरी तरह से भी क्या है, पहले परिभाषा समझ लेते हैं। पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। यानी उसको क्या होना चाहिए, राउल्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ में क्या है, वो उनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, जरा समझिए। अब अगर बात करें ना तो बात समझते हैं यहां पे। तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि आदर्श विलयन की निम्न प्रमुख शर्तें हैं। अभी बिल्कुल समझेंगे पूरा। निम्न प्रमुख शर्तें, तो पहला मिलेगा कि उसे राउल्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब पीए बराबर क्या होना चाहिए, P0A इंटू एक्स होना चाहिए तथा पीबी बराबर P0B इंटू एक्स भी होना चाहिए। पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। दूसरा कह रहा है क्या, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब डेल एच मिक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब डेल बी मिक्स इक्वल टू 0। अब ये हम समझेंगे कि डेल एच मिक्स क्या है 0, डेल बी मिक्स क्या है 0, समझना होगा। पहले बात को समझिए। ये जो कहता है राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, मतलब जो विलायक होगा, विलायक का वाष्प दाब, वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसका जो मोल प्रभाज होगा उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। वैसे जो विलेय का क्या होगा, वाष्प दाब होगा, वो शुद्ध विलेय का वाष्प दाब और विलेय के क्या है, मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्या है, उसका शर्तें हैं। अब दूसरी बात यहां आया कैसा, डेल एक्स मिक्स इक्वल टू 0, डेल बी मिक्स इक्वल टू 0। देखिए एच मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब हो रहा है क्या, उष्मा। और डेल एच मतलब क्या, एंथैल्पी में परिवर्तन, मतलब उष्मा में परिवर्तन नहीं। वी मतलब क्या हो गया, आयतन। और डेल बी मतलब हो गया आयतन में परिवर्तन। जरा बात को समझिए। अगर मान लीजिए कोई ये विलेय पदार्थ है, इसकी मात्रा मान लेते हैं 100 ml है, और इसमें मान लो कोई विलायक है, इसकी मात्रा मान लेते हैं कितना है, 600 ml है। इन दोनों की मात्रा का अगर टोटल करें, इसको हम करें V1, तो कितना मिलेगा हमको, 600 प्लस 700 ml। अब अगर इन दोनों को हम क्या करें, मिलाएं। ध्यान रखिएगा, मिक्स का मतलब यहां अर्थ क्या है, मिलाना, मिश्रित करना। किसको मिश्रित करना, विलेय और विलायक दोनों को आपस में क्या करना, मिश्रित करना। तो क्या देखा गया है ना कि दोनों को अगर हम मिश्रित करें तो क्या मिलेगा हमको, V2। तो या तो इसकी मात्रा इससे अधिक मिलेगा, या फिर हो सकता है कितना, इससे कुछ कम मिले। कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल होता है। कभी भी किसी विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हैं ना, तो उनकी कुछ न कुछ मात्रा में या तो कमी हो जाता है थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ये ऐसा देखा गया है। हालांकि हम अगर छोटे मोटे सामान्य नाप से नापेंगे तो क्या होगा, बराबर दिखेगा। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर H2SO4 के विलयन में क्या कर दे, थोड़ा सा पानी मिला दे, तो पूरा विलयन क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का रीजन है क्या है कि उसके अणु पास पास आते हैं, उष्मा को बाहर निकलते हैं। अणु जब पास पास आएंगे तो क्या होगा, आयतन घटेगा, एंथैल्पी भी क्या होगी, घटेगी।
अब जरा यहाँ बात समझिए इसकी, अगर आयतन की बात करें V1 700 है, V2 कितना है 705। अब जरा देखें डेल V कैसे मिलेगा। अगर डेल V निकालें तो क्या होगा, डेल V बराबर V2 माइनस V1 मिलेगा। अगर मान लीजिए V2 की मात्रा अगर 705 लेते हैं तो V1 की मात्रा 700 घटाते हैं तो क्या मिलेगा 0.5 ml, यानी यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव वृद्धि हो गया 5 ml का, यानी डेल V मिक्स इक्वल टू 0 नहीं है। इसके ठीक उल्टा क्या है, देखिए 698 है और 698 में 700 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस कितना 2 ml, 0.2 कर सकते हैं या 0 है ना, 2 ml क्या है यहाँ पे घट रहा है, मतलब ये निगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब डेल विक्स का मान ना तो पॉजिटिव आना चाहिए और ना ही निगेटिव आना चाहिए। अब यहाँ एक नया चीज और आ रहा है, सीधी सी बात, क्या यहाँ पे नया चीज है कि डेल एच मिक्स इक्वल टू क्या है, तो जरा इसको समझते हैं। देखिए इसको ऐसे समझे हम, भाई आखिर आयतन बढ़ या घट क्यों रहा है, जरा समझिए। होता क्या है ना, मान लीजिए ये दो पदार्थ है इस प्रकार, इनके अणु के बीच की दूरी ऐसा है, ये मान लो दूसरा पदार्थ है, इनके अणु के बीच की दूरी भी क्या है, ऐसा है, मान लो ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। तो आयतन और बढ़ने घटने का रीजन क्या है, अगर ये दोनों को मिलाते हैं ना तो या तो क्या होता है, इनके अणुओं की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार दोनों को मिलाने से अणुओं की दूरी क्या होगी, बिल्कुल या तो बढ़ जाती है ना, ये लाल वाला होगा, इस प्रकार बढ़ जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाए, घट जाए, पास पास आ जाए। ये जब पढ़ेंगे अनादर्श विलयन ना तो हमको समझ में आ जाएगा वहां पे। अगर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर दोनों को मिलाने से अणुओं के बीच की दूरी घट जाता है तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा। ये तो समझ में आ गया आयतन वाला। अब एंथैल्पी क्या है जरा समझिए। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, ये ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, और अगर ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे मतलब एंथैल्पी में क्या होगी, कमी होगी। और अगर यही अणु एक दूसरे के क्या होंगे, दूर जाते हैं इस प्रकार, तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी डेल एच में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अणु कब दूर जाते हैं, जब अणु जब दूर जाते हैं तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर क्या हो गया, अगर आयतन में वृद्धि हुआ तो एंथैल्पी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आयतन में अगर कमी हुआ तो एंथैल्पी में भी क्या होगी, कमी होगी। तो यही कहता है आदर्श विलयन कि हमको ऐसा विलयन मिलना चाहिए जो क्या हो, जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर हो तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दुनिया में ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो 100% पूर्णता आदर्श हो, बिल्कुल नहीं है। 100% कह सकते हैं, कोई भी ऐसा विलयन नहीं है जो पूर्णता कैसा हो, आदर्श हो। हाँ, कुछ ऐसे विलयन हैं जो लगभग आदर्श विलयन के समान व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं व्यवहार जैसे, है ना, पूरी तरह से नहीं, लगभग मान के चलो 98%, 99% तक। उदाहरण के रूप में जैसे ले सकते हैं हम क्या, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का विलयन, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का विलयन। इसी प्रकार हो सकता है बेंजीन तथा टॉलुइन का विलयन, बेंजीन तथा टॉलुइन का विलयन। देखिए जनरली क्या होता है ना, ये ऐसे विलयन है जिनकी संरचना, अणुओं का आकार, उनके बीच रासायनिक बंध पाए जाने वाला क्या है, बिल्कुल लगभग समान होता है ना, इसीलिए लगभग आदर्श विलयन के समान व्यवहार करते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है भाई ये, तो ठीक उल्टा होगा, वह विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर क्या होगा, एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं।
अब क्या देखे थे दोस्तों वहां पे आदर्श विलयन की प्रमुख शर्तें। अब यहां पे हम अनादर्श विलयन की शर्तें नहीं कहेंगे, जो अनआइडियल अनादर्श है उनके लिए कोई शर्त नहीं, नियम उनके लिए लागू होगा जो पालन करेंगे, ये विशेषता होगा। अगर कोई आवारा लड़का है तो क्या होगा, वो रोज सड़क पे जाएगा ही जाएगा, रोज कहीं ना कहीं घूमने जाएगा ही जाएगा, वो इसकी क्वालिटी होगी, शर्त नहीं बांध सकते हैं। हाँ, शर्त तो क्या था, भगवान श्री राम के पास था, रावण के लिए कोई शर्त थोड़े था, है ना, वो हमेशा तोड़ता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो अनादर्श विलयन की शर्तें नहीं कहेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं कैसा कि अनादर्श विलयन की निम्न प्रमुख विशेषताएं, निम्न प्रमुख विशेषताएं, वहां शर्तें देखे थे, यहां विशेषताएं हैं कि ये होगा ही होगा। कैसा होगा, तो पहला क्या होगा, P0 नॉट इक्वल टू P0 इंटू क्या होगा, XA होगा, वह PB नॉट इक्वल टू क्या होगा, P0B इंटू क्या होगा, XB होगा। दूसरा क्या होगा, उसी प्रकार डेल एज मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा ऐसा कैसा, वही डेल V मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी एक तो राउल्ट के नियम का भी पालन नहीं करेगा, उसका एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा और आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, तब इसे हम कहेंगे कौन सा, अनादर्श विलयन। मैक्सिमम विलयनों का कह सकते हैं श्रेणी जो कैसा है, अनादर्श विलयन का ही। अब देखा जाए ना तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैसा, पहला धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और एक दूसरा ठीक उल्टा होगा, कैसा, तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ये दो प्रकार के कह सकते हैं अनादर्श विलयन होगा। इसकी हम डिटेल लेके चलेंगे, किसको कहेंगे धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन और किसको कहेंगे हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और समझेंगे कि क्यों धनात्मक हो जाते हैं और क्यों ऋणात्मक हो जाते हैं। उदाहरण से चलेंगे, लेके चलेंगे। तो चलते हैं हम एक एक का डिटेल, तो समझते हैं क्या है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। देखिए, इससे ऐसे समझे हम, परिभाषा समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, उनका जो P0 इक्वल टू ना हो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किससे, P0 इंटू X से। उसी प्रकार PB ग्रेटर देन होगा कैसा, P0B इंटू XB। दूसरी खासियत क्या होगा कि डेल H मिक्स इक्वल टू यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार डेल V मिक्स इक्वल टू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब उसकी एंथैल्पी भी अधिक होगी और आयतन भी क्या होगा, अधिक होगा। ये खासियत होगा, एंथैल्पी भी यहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा और आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है, तथा जिसके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में वृद्धि हो जाता है, ऐसे विलयन को हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी आयतन दोनों में वृद्धि हो जाता है, ऐसे विलयन को हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। अब जरा हम समझते हैं उदाहरण से, एक उदाहरण लेके चलेंगे। तो अगर उदाहरण देखा जाए ना तो कई उदाहरण देखने को मिलेगा धनात्मक में। ठीक है, अगर पहला देखें हम तो कैसा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल व एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन का विलयन। अगर देखा जाए तो ये कैसा है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है। इसी प्रकार देखा जाए ना तो एसीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड का विलयन, ये भी क्या है, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ जाता है, जरा समझिए। देखिए, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, पहला लेके चल रहे हैं, और एन हेक्सेन का सूत्र क्या होगा, C6H12, यही है ना, समझिए। देखिए होता कैसे है,
अगर एथिल एल्कोहल की बात करें, अगर इस विलयन को देखें, विलयन क्या है, केवल अभी शुद्ध रहेगा तो क्या होता है, इसका कुछ ऐसा होता है ना। इसकी स्ट्रक्चर को जरा देखिए, ये ऐसा होता है, विलयन में कुछ ऐसा होगा C2H5O-H। इसके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ये था ना इस प्रकार। ये दूसरा अणु होगा इस प्रकार C2H5, यानी एथिल एल्कोहल के जो अणु होंगे उनके अपने अणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, एथिल एल्कोहल के अणु बड़ा पास पास होते हैं। आप बात को समझिएगा कि एथिल एल्कोहल जब शुद्ध होता है तो एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस एथिल एल्कोहल के जो अणु होंगे उनके बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाने का क्या होंगे, इनके अणु बिल्कुल इस प्रकार पास पास होंगे। अब दूसरा पदार्थ यहां पे क्या है, तो दूसरा पदार्थ है यहां पे एन हेक्सेन। इसको लेके चलते हैं। एन हेक्सेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इनके अणु कुछ कुछ दूर दूर होते हैं इस प्रकार। ये पहचान के लिए बना दिए। अब जरा समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए दोनों को हम मिलाते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। C2H5 है ना, OH और प्लस कैसा एन हेक्सेन C6H12। तो देखिए होता क्या है, जरा समझिए। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, बिंदु को समझिए थोड़ा सा। ये ऐसा होता है, यानी अणुओं के बीच की दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। अब कहेंगे बीच की दूरी क्यों बढ़ा, समझिए। एथिल एल्कोहल जब शुद्ध होता है ना, तो क्या काम है, उसके अणुओं के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही एन हेक्सेन मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। तोड़ने से क्या होता है, इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पहले पास पास थे, अब इनके अणु क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ये अणु दिख रहा नीला, ये बीच बीच में क्या होगा, एन हेक्सेन अणु घुस जाएगा और ये हाइड्रोजन बंध को समाप्त कर देगा। और जैसे हाइड्रोजन बंध को समाप्त करेगा तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जनरली ध्यान रखिएगा, धनात्मक विचलन वाले में खासियत होगी कि कम से कम एक पदार्थ उसमें जो होगा ना, उसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा जिससे अणु पास पास होंगे, और जैसे ही दूसरे पदार्थ को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बंध क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध के समाप्त होने से क्या हो गया, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई। सीधी सी बात है, जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हम बताए थे कि जब अणु एक दूसरे से दूर जाता है तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करेंगे मतलब क्या होगा, ऊष्मा में क्या हो गया, वृद्धि होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या होता है, आयतन भी बढ़ जाता है और एंथैल्पी भी बढ़ जाता है। अब समझ लीजिए। अब यहां वाष्प दाब की बात समझिए। अगर मान लीजिए जल, एक पात्र में जल और दूसरे पात्र में क्या ले लीजिए आप, मधुरस ले लीजिए, कौन उड़ेगा, जल उड़ेगा। क्यों, क्योंकि जल के अणु क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। मधुरस गाढ़ा होता है, मतलब अणु पास पास होते हैं। यानी अगर अणु दूर दूर रहेंगे तो जल्दी वाष्पित होगा, अणु पास पास रहेंगे, बिल्कुल गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा, कम वाष्पित होंगे। अब आप समझ सकते हैं, यहां पर ये अणु पास पास था, ये भी अणु थोड़ा दूर दूर था। ये बहुत धीमे गति से वाष्पित होगा, थोड़ा अधिक गति से वाष्पित होगा। लेकिन जब इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इसकी वाष्पन क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, जल और पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल जल्दी उड़ता है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल के अणुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अणु पास पास नहीं है तो क्या है, उनके बीच अंतर आणविक बल कम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे खासियत यही है कि इन दोनों को मिलाने से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बंध टूट रहा है। हाइड्रोजन बंध टूटने से अणुओं की बीच की दूरी बढ़ रही है। अणुओं की बीच की दूरी बढ़ने से आयतन भी बढ़ रहा है। साथ में क्या हो गया, एंथैल्पी में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और सीधी सी बात है, जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतर आणविक बल क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। ऐसा पदार्थ बड़ी जल्दी से वाष्पित होगा, और जब जल्दी से वाष्पित होगा तो यहाँ वाष्प क्या होगी, बहुत अधिक मात्रा में बनेगा, और जब वाष्प अधिक मात्रा में बनेगा तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। यही था कैसा दोस्तों, धनात्मक विचलन वाला कैसा, अनादर्श विलयन। चलिए एक और देखते हैं, कौन सा, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन को। तो चलते हैं अगला क्या, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इसकी खासियत क्या होगी दोस्तों, ठीक उल्टा होगा, मैं लिख दिया हूं। सीधी सी बात है, पीए क्या होगा, लेस देन P0 इंटू एक्स ए, और पीबी बराबर भी क्या होगा, लेस देन P0 बी इंटू एक्स बी। डेल एच मिक्स इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव, कम होगा, है ना, एंथैल्पी में कमी होगी। डेल वी मिक्स इक्वल टू भी क्या है, नेगेटिव, मतलब आयतन में भी क्या होगा, कमी होगा। तो क्या परिभाषा हो जाएगा, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से क्या होता है, कम प्राप्त होता है, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में क्या होती है, कमी होती है। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहेंगे। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ दो दिया रखा हुआ है, कैसा, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन, और H2O तथा कैसा, HCl का विलयन। चलिए हम एक उदाहरण को लेकर के समझते हैं कि क्या होता है। देखिए पहला उदाहरण लेके चल रहे हैं ना, पहला उदाहरण में क्या है, एसीटोन, सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3। दूसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म, मतलब CHCl3। अब जरा बात को समझिए, देखिए होता क्या है, समझिए, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों को मिलाते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, CH3 जैसे क्या है ना, मान लेते हैं एसीटोन अणु है पहला, इसके अणु के बीच की दूरी इतना दूरी है, ये ऐसा मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म, मान लेते हैं इन अणुओं के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब दोनों को मिलाने से देखिए होता क्या है, जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं ना, तो ये देखिए ऐसा होता है, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र ऐसा हो, ये एसीटोन ना, सॉरी इधर क्या है, एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म में ऐसा होता है HC और कैसा, Cl3, इस प्रकार एक साथ भी ले सकते थे। ये इनके बीच क्या होता है, एक नया बंध काम करने लगता है, वही कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध काम करने लगता है। देखिए पहले से इन अणुओं में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं था, इनमें भी कोई हाइड्रोजन बंध नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब इन दोनों को मिक्स किया तो इनके अणुओं के बीच क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बंध कार्य करना शुरू कर दिया, और इसी हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हो गया, इनके अणु जो है ना पास पास चले आते हैं। एक तरह से कहा जाए तो अणुओं के बीच की दूरी क्या हो गया, इनका घट गया, इस प्रकार हो गया स्थिति। समझ पा रहे हैं आप, ऐसा क्यों हुआ, तो एसीटोन के अणुओं के बीच इस प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, क्लोरोफॉर्म के अणुओं के बीच भी क्या होता है, इस प्रकार का कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो इन दोनों के बीच एक नया बंध काम करने लगता है, वह क्या है, हाइड्रोजन बंध है। और इसी हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होंगे, इनके अणु पास पास आते हैं, और सीधी सी बात है, जब अणु पास पास आएंगे तो निश्चित है कि आयतन में क्या होगा, कमी होगा। हमको पहले ही बता चुके थे कि जब अणु क्या होता है, एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या करते हैं, उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करेंगे तो क्या होगा, यहां जो एंथैल्पी होगी उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। बस दोस्तों यही है कैसा, कार्य प्रणाली। सीधी सी बात हम क्या कहेंगे, हम कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अणुओं के बीच अपना कोई भी विशेष अंतर आणविक बल नहीं पाया, मतलब दुर्बल अंतर आणविक बल पाया जाता है। लेकिन जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ क्या होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध बन जाता है। प्रबल हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनके अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। जब अणुओं की बीच की दूरी घट जाएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, घनत्व बढ़ने से वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी, और वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी तो वाष्प क्या होगा, कम बनेगा, और वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगी, कम मिलेगी। यानी राउल्ट नियम जितना अपेक्षित किया था उससे कम मिलेगा। साथ में क्या हो गया, अणुओं की दूरी घटने से ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो एंथैल्पी में भी कमी होगी। साथ में अणुओं की दूरी घटने से क्या होगा, आयतन में भी क्या होगी, कमी होगी। यही था कैसा, दूसरा ऋणात्मक विचलन वाला कैसा, अनादर्श विलयन। उम्मीद है
कि ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन पूरी तरह से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण या क्या होता है एजियोट्रॉप। ये भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, जरा समझिए। देखिए इसको समझने से पहले एक वर्ड हमको समझना होगा, क्या होता है आसवन। तो आसवन आप लोग जानते होंगे क्या है, समझिए थोड़ा सा, फिर भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक द्रव है, जल ही मान लेते हैं। अब इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बनता है, इसका वाष्प बनता है। दूसरे जगह ले गए, हमने क्या किया, फिर इसको ठंडा किया। ठंडा किया तो क्या मिला हमको, जल मिला। बस यही है प्रक्रिया आसवन का। यहां कौन सी क्रिया हुआ, यहां क्रिया हुआ वाष्पन, और यहां क्रिया कौन सा हुआ, संघनन। यानी आसवन बराबर क्या है, ये दो क्रियाओं का समूह है, वाष्पन प्लस संघनन। किसी द्रव को वाष्पित करो, दूसरे जगह ले जाकर क्या करिए, संघनित करिए। इसी प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। अब जैसे यहां जल का आसवन किए तो फिर से हमको क्या मिला, जल मिला। अब समझिए, अगर हम इसी प्रक्रिया में ग्लिसरॉल को ले जाएं, वाष्प मिला, तो ध्यान रखिएगा यहां पे हमको ग्लिसरॉल प्राप्त नहीं होता है, इसका विघटन हो जाता है। क्या हो जाएगा, यहां पे विघटन हो जाता है, टूट जाता है, बिगड़ गया है सिंगल पदार्थ होने के बाद भी। क्योंकि क्या होता है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉट होता है उसके पहले ही क्या होगा, टूट जाएगा। इसमें H2O बाहर निकल जाएगा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या है ना, हमको ग्लिसरॉल प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब इसका आसवन करने पे हमको वही पदार्थ मिल रहा है और इसका आसवन करने पर हमको वही पदार्थ नहीं मिल रहा है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई होगी तो अब समझ लीजिए क्या है स्थिर क्वाथी मिश्रण या क्या है एजियोट्रॉप। समझिए, देखिए हम एक ऐसे विलयन की बात कर रहे हैं, या चाहो तो आप इसको समांगी मिश्रण या केवल मिश्रण की बात हम कर रहे हैं। विलयन है तो निश्चित है कि इसमें क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे। अगर मान लीजिए हम इसका क्या कर रहे हैं, आसवन कर रहे हैं, और आसवन करने के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें दो घटक है ए और बी, अगर फिर से हमको वही घटक मिल रहा है, ए और बी ही मिल रहा है, मतलब एक तरह से इसके संघटन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर ए का 40% है और बी का 60% है, दो प्रकार का पदार्थ है, एक विलेय एक विलायक है। अगर फिर भी क्या हमको फिर वही रेशियो मिल रहा है, 40% ए है और 60% क्या बी है, मतलब दोनों पदार्थ न तो क्या किए, आपस में क्रिया किए, आपस में क्रिया नहीं किए, न ही संगठन में कोई परिवर्तन हुआ, तो ऐसे विलयन को ही हम कहते हैं क्या, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप। कहने का मतलब क्या परिभाषा हो जाएगा, वह विलयन या समांगी मिश्रण या मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा बिना संगठन में परिवर्तन हुए उसी ताप पर क्या होता है, आश्रित हो जाता है। यानी उसमें कोई केमिकल लोचा, केमिकल किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा था वैसे मिला, पानी जैसा। ग्लिसरॉल के संगठन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, ग्लिसरॉल बदल जा रहा है। ऐसा नहीं चाहिए हमको, एक पदार्थ होने के बाद भी बदल जा रहा है। यहां तो क्या है, दो पदार्थ है और दोनों पदार्थों के बीच ना तो कोई क्रिया हो रही है और ना ही किसी प्रकार का संगठन में परिवर्तन हो रहा है। मतलब जिस अनुपात में लिया गया था उसी अनुपात में क्या है, प्राप्त हो रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे मिश्रण या विलयन को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यही है दोस्तों कैसा, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप। तो वंस अगेन फिर से बात बोल रहा हूं, वह विलयन या मिश्रण है ना जो एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा बिना संगठन में परिवर्तन हुए उसी ताप पर आश्रित हो जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप कहलाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट्स, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अन्य दोस्तों को भी जरूर पहुंचाएंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।